लेट्स स्टार्ट। आज का लेक्चर जो है वो बहुत इजी सा है, कोई इसमें वो चीज़ें नहीं है। आपकी बेसिक जो है वो हम बिल्डअप करेंगे फॉल्ट एनालिसिस के बारे में। इसमें हम पहले आपको मैं इंट्रोडक्शन दूंगा और आज के लेक्चर में इसमें ट्रांजिएंट्स इन आरएलसी सीरीज सर्किट पढ़ेंगे। ये जो ट्रांजिएंट्स का चैप्टर जो है ये आप ऑलरेडी सर्किट एनालिसिस में, सर्किट नेटवर्क एनालिसिस 2 में जो है वो आप कर चुके होते हैं और आप जो है वो इसको दोबारा जो है वो रिवीजन के हिसाब से यहाँ पे, और हमने अपनी उसमें जो एट द एंड जो कंक्लूजन होगी वो हम उसमें से रिजल्ट जो है वो पिकअप करके आगे चलेंगे। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल मशीन अंडर, इससे डरना नहीं है। इसका बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा सा ज़रूर बताऊंगा जो आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा, शायद आप पहली दफ़ा उसको देखेंगे, लेकिन उसका जो रिजल्ट होगा उस पे हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे और उसका रिजल्ट जो है वो उसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा जो हम ऑलरेडी हम जो है वो ड्रॉ कर चुके हैं। ये बनाता हूँ, ये सर्किट ये आप सिंक्रोनस मशीन में पढ़ चुके हैं। ये आपको याद है ये सर्किट, ये हम पढ़े ये, और इसका थोड़ा सा जो है वो बैकग्राउंड में आपसे बिल्डअप करूंगा। थोड़ी सी मैं चाहूंगा कि आप जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो सीख लें। ये हम सर्किट जो है वो हम अल्टीमेटली करेंगे, लेकिन इसका बैकग्राउंड ऑब्वियसली डिस्कशन है वो हम ऑलरेडी मॉडलिंग ये कर इस, बल्कि इवन के हम मेरे ख्याल में हम कंपोनेंट्स मॉडलिंग में ये चीज़ कर चुके हैं, तो वो आपको स्टडी थोड़ा सा उसमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये वाला जो लेक्चर है ये आपकी बुक में से नहीं है। अगर बुक में से अभी अभी हम आपकी बुक पे नहीं है कह लें, तो इसलिए मैंने इसमें टेक्स्ट जो है वो सारे का सारा इंक्लूड किया हुआ है ताकि आप इसको दोबारा जो है वो रीड कर सकें। बेसिकली अगर आप इसको देखना भी चाहते हैं तो स्टीवनसन की बुक है, उसका चैप्टर सिमेट्रिकल फॉल्ट का चैप्टर है, स्टार्ट होता है वहाँ से, ये उस बुक में से है, तो वो आप वहाँ भी देख सकते हैं। बैकग्राउंड है आपका फॉल्ट्स किस टाइप के होते हैं और फिर ट्रांजिएंट एनालिसिस और इक्विवेलेंट सर्किट। As you know that fault in any circuit is the failure of the some failure in some part which interferes with the normal flow of the current, नॉर्मल ऑपरेशन को हैंडल करता है, ये फॉल्ट कहलाता है। और नॉर्मली फॉल्ट का लफ्ज जो यूज होता है वो भी यही है कि आप जब नॉर्मल अपने ऑपरेशन से हट जाते हैं, एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं, तो ये फॉल्ट होता है। नॉर्मली जो पावर सिस्टम में जो फॉल्ट्स होते हैं दैट इज द ड्यू टू द इंसुलेशन ब्रेकडाउन। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं पावर सिस्टम एनालिसिस में। मैं फिर आपसे रिपीट करता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है और जो मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा होता हूँ, इसमें ये आपके सारे जो आगे जॉब इंटरव्यूज के ये बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो आप कंसिडर करते हैं कि आपसे ये पूछे जाएंगे। पावर सिस्टम में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं नॉर्मली, करंट और वोल्टेज, ठीक है, और करंट के साथ वो रिलेट करते हैं पावर को, ठीक है। नॉर्मल मेंशनिंग जो है वो करंट की होती है, हम कहते हैं कि इस लाइन पे कितना लोड है, दैट वी कॉल इट एम्पियर्स में करंट बताते हैं कि इस लाइन पे इसकी रेटिंग 100 एम्पियर है और इस वक्त लोड जो है दैट इज एट 50 एम्पियर्स। तो हम नॉर्मल जो अपनी बात करते हैं वो ऐसे करते हैं। और दूसरी चीज जो है वो वोल्टेज है, दैट इज रेटिंग। ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये दो चीजें डिसाइड करते हैं। करंट जो है नॉर्मली एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टिंग पाथ डिसाइड करता है। जैसे अगर आप कंडक्टर है कोई, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, थिन थिक किस हिसाब से होगा। नॉर्मल एक्सपीरियंस में आपके पास आपके लैपटॉप का जो या मोबाइल का जो चार्जर का लगा होता है, देखिए बिल्कुल थिन सी वायर होती है। इसके इसके मुकाबले में अगर आप देखें जो एचटी लाइन आपके घर के सामने है, वो उसमें कंडक्टर का साइज क्या होता है,
जो आपके पास ट्रांसमिशन लाइंस है उसमें कंडक्टर ये डिसाइड होता है। तो area of the conducting path, cross-sectional area of the conducting path, that is decided by the current, and voltage decides the insulation. Voltage decides the insulation. आपने हमेशा दो लाइव पार्ट्स को जहां पे डिसाइड नहीं होता कि ये आपस में फिजिकली आपस में कपल करें, आपने उसको हमेशा जो है वो इंसुलेट रखना होता है एक दूसरे से। अब क्या क्या एग्जांपल्स हैं इंसुलेशन की? फॉर एग्जांपल बात फिर करते हैं मोबाइल चार्जर की। आपकी जो मोबाइल चार्जर है, जो उसका आफ्टर द ट्रांसफार्मर अगर या बिफोर द ट्रांसफार्मर भी आप वायरिंग देख लें तो बिल्कुल साथ जुड़ी होती हैं, बट ए पार्ट देयर इज इंसुलेशन ऑन ईच कंडक्टर। आपके पास दो कंडक्टर हैं, एक न्यूट्रल है और एक फेज है। दोनों को आप कभी भी डिसाइड नहीं करते इन नॉर्मल ऑपरेशन कि वो दोनों आपस में कांटेक्ट करें, फिजिकली कांटेक्ट करें। कभी करते हैं? नहीं करते कभी भी, क्योंकि आपके पास उन दोनों का नॉर्मल ऑपरेशन ये है कि वो दोनों एक दूसरे से एक पार्ट हों। ये आपका एक पार्ट है। अब यही फिनोमेना है जब आप अपने घर के सामने जो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आ रही है 11 kV की, या आपके पास 400 वोल्ट की जो आफ्टर द ट्रांसफार्मर लाइंस आ रही हैं, उनको देखें, आप उनकी सेपरेशन को देखें। दे आर नॉट इंसुलेटेड, पीवीसी इंसुलेटेड या कोई भी और इंसुलेटिंग, बट दे आर एयर इंसुलेटेड। उनको एयर इंसुलेट किया जाता है। और जब भी आप देखते हैं कि दो कंडक्टर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, दैट रिजल्ट्स इन ए फॉल्ट। तो ये आपका वोल्टेज लेवल जो है दैट डिसाइड्स द इंसुलेशन ऑफ एन लाइव पार्ट, जो आपका न्यूट्रल फेज कोई भी फेज हो। अब आपकी इंसुलेशन की प्रॉपर्टी उतनी ही, अब आप इन दो एग्जांपल जो मैंने आपको मोबाइल चार्जर की या वायरिंग की थी और एक आपको मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की थी, अगर आप दोनों में गौर करें तो उनमें डिस्टेंस बिटवीन द, या जिसको हम नॉर्मल वर्ड्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्लियरेंस कहते हैं, बिटवीन द टू एक्टिव पार्ट्स, वो इंसुलेशन है, वो चेंज हो रहा है। अगर आप इसके मुकाबले में अगर आपने कभी मोटरवे पे ट्रेवल किया हो और आप जो है वो मौसम जो है वो बरसात का हो, तो आप देखते हैं कि आपके वो स्किन जो है उस पर आपको फील होता है बाजू का, ठीक है। तो वो आप क्या होता क्या है बेसिकली कि इन दैट ह्यूमिडिटी लेवल देयर इज सम कंडक्टिंग पाथ अवेलेबल इन द दैट, वो जो आपका क्या कहते होते हैं उसको, जो ह्यूमिडिटी की वजह से आपका जो भाप सा बना होता है, वो जो बादल से बने होते हैं, उसमें आपको उसमें आपको थोड़ा सा कंडक्टिंग पाथ मिलता है। यही अगर आप वहां पे चले जाएं इंडस्ट्रियल एरिया किसी में, वहां पे ट्रांसमिशन लाइन हो, तो ये आपको वहां पे ज्यादा फील होगा, क्योंकि वहां पे एयर में कार्बन पार्टिकल्स की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाती है। सो दैट मेक्स इट लिटिल बिट मोर कंडक्टिंग एज कम्पेयर टू द ड्राई वेदर, या ह्यूमिडिटी जो है वेट वेदर, वो और ज़्यादा कर देता है। तो आपकी इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट आपकी वोल्टेज की लेवल के साथ इंक्रीज करती जाती है। जैसे जैसे आप देखें आपके घर के सामने जो पोल लगा हुआ है, ग्राउंड से क्लियरेंस कितनी होगी? राउंड अबाउट 20 फीट। लेकिन अगर आप उस्मानिया वाले घर सामने जो देखें, वो जो टावर लगा हुआ है, दैट इज मोर देन 20 फीट, क्योंकि वो 132 kV है, वो और ज्यादा जो है वो क्लियरेंस रिक्वायर्ड करता है। तो ये दो फैक्टर्स जो हैं, दैट नंबर वन इज करंट दैट डिसाइड्स द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द conducting path, and voltage decides the insulation of the two conducting parts, ठीक है। तो ये दोनों आपका वोल्टेज करंट का, वोल्टेज इज ए फोर्स दैट डिराइव्स द करंट, वोल्टेज इज ए फोर्स दैट डिराइव्स द करंट, जैसे हाइट इज ए फोर्स दैट डिराइव्स द वाटर टू फ्लो। तो हाइट जो है वो वोल्टेज है
और फ्लो ऑफ द वाटर जो है वो दैट इज करंट। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप जो है वो पानी नीचे रखा हुआ है और बगैर किसी हाइट के वो छत की तरफ ट्रेवल करे। अगर आपने जो है वो अपना कैरियर कंटेनर है वो छत पे रखा हुआ है, देन इट विल फ्लो डाउन टुवर्ड द ग्राउंड। तो ये आपके पास दो चीजें हैं, द वोल्टेज इज अ फोर्स, EMF electromagnetic force that derives the charge carries electrons, that is called current। ये दो फिनोमेना आपको बिल्कुल कंसेप्चुअली क्लियर होने चाहिए। नाउ एनी abnormal operation, any leakage in the insulation will cause abnormal flow of the current। This is known as the fault। ये अब आपका फॉल्ट होता है कि अब आपके पास कोई भी इंसुलेशन ब्रेकडाउन होता है, दैट इज अनडिजायर्ड इंसुलेशन ब्रेकडाउन। ये ना कहें कि इंसुलेशन आप स्विच ऑन करते हैं, फेज का इन पाथ आउट पाथ दोनों आपस में कनेक्ट होके वो उसका डिजायर्ड नॉर्मल ऑपरेशन है। लेकिन आप कभी भी स्विच नहीं लगाते कि न्यूट्रल और फेज टर्मिनल पे लगा के स्विच को ऑन करें, दैट विल मेक इट डज। ओके, तो वो जो है वो आपका एबनॉर्मल ऑपरेशन है। तो कोई भी इंसुलेशन ब्रेकडाउन will cause the abnormal operation of the abnormal flow of the current। तो ये आपके पास फॉल्ट होता है। The reasons may be lightning, wires blowing together in the wind, animals or plants coming in contact with the wires, vehicles coming in contact with the wires, and the condensation या concentration of conducting path in the air with water। तो वो जो फॉग और उस केस में जो वो बनते हैं, ये सारे काजेज हो सकते हैं। अब आपके पास अगर आप देखें, ये पावर सिस्टम पूरी एक इंडस्ट्री है, पूरा एक सिस्टम है, एक फैक्ट्री है। आपका मोबाइल सिस्टम है, घर में लैपटॉप सिस्टम पड़ा हुआ है, आजकल आप बैठे हुए ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आपने कुर्सी मेज ही छोटा सा सिस्टम एक कोने में रखा हुआ है, उसमें आपने रूम लॉक कर दिया, आपके पास कोई इंटरफेरेंस नहीं है, आपको बारिश का कोई फिक्र नहीं है, आपको जो है वो किसी गाड़ी के आगे टकराने का फिक्र नहीं है, आपको जो है वो किसी उसका शोर का फिक्र नहीं है। लेकिन ये पावर सिस्टम जो है फ्रॉम द सी इन कराची अप टू द नॉर्दर्न एरिया, यहाँ तक पूरा एक्सपोज टू द एयर है पूरा। ये बहुत देखें कितना एक सिस्टम, बहुत बड़ा इंटरकनेक्टेड सिस्टम, और ये कितना बड़ा है। ये इसके आप सोचें कि ये इसकी यूज होने का जो वो लेवल है वो सोचें अमेरिका में, कनाडा में जब उनके सिस्टम देखें, तो ऐसे सिस्टम में आपके पास probability of the chances in contact with the unwanted incidents वो ज्यादा हो जाता है। अनवांटेड इंसिडेंट्स क्या हैं कि आपकी देखें, अगर आपका जो है वो रास्ते में पोल्स हैं तो collision of the vehicles with the poles, collision of the animals with the poles। और फिर पाकिस्तान में वो मेटालिक डोर जो है वो उसका 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 कांटेक्ट बनता है, ठीक है। तो ये चांसेस रहते हैं कि देर आर चांसेस दैट अनवांटेड इंसिडेंट्स विल हैपन विद इन द पावर सिस्टम, और वो आपके इंसुलेशन को ब्रेक डाउन करेगा और आपके पास जो अनवांटेड फ्लो ऑफ द या एबनॉर्मल फ्लो ऑफ द करंट विल आकर। ये मेन आपके वो रीजंस हैं। और जितना ज़्यादा नॉर्मली, क्योंकि आप जो आपका 132 केवी सिस्टम है या 11 केवी भी है, ये भी देखें, ये ज़्यादातर बहुत कंडेंस एरिया में, पॉपुलेटेड एरियाज में रन करता है, और उतने ही ज़्यादा फिर वो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आपके पास वहाँ पे फॉल्ट्स आएंगे। तो अब मैं आपको ये क्लियर हो गया कि मैं जब फॉल्ट कहूँगा तो आप सोच लेंगे कि दैट इज़ द इंसुलेशन ब्रेकडाउन that causes the abnormal flow, that interfere with the normal flow of the current or causes the abnormal flow। तो वो इसका मतलब है कि ये फॉल्ट है। तो 115 हमारे पास, चूंकि 115 केवी नहीं है, हमारे पास 132 केवी है, तो दैट इज द फ्रीक्वेंट जो वो उसका टारगेट होता है। ये नेटवर्क जो है 115 केवी लेवल पे मोस्ट फॉल्ट इस पे अकर होते हैं। अब जो इंसुलेशन ब्रेकडाउन है वो क्या क्या हो सकता है।
आपके पास एक है कंडक्टर और एक है ग्राउंड, ठीक है। तो दैट कैन बी बिटवीन टू कंडक्टर्स इंसुलेशन ब्रेकडाउन, और दैट कैन बी बिटवीन कंडक्टर एंड और कंडक्टर्स एंड ग्राउंड, ये दोनों आपके पास फ्रीक्वेंटली हो सकते हैं। जब आपके पास एक दफा रिटर्न पाथ फ्लो बन जाता है करंट का, एबनॉर्मल फ्लो का, लेट्स सपोज आपके पास डोर थी और वो एक फेज के साथ टच हुई, और दैट नाउ इट इज कनेक्टेड टू द सम ग्राउंड पार्ट्स जो हैं वो कनेक्टेड होता है। अब आपने पोल इज कनेक्टेड विद द ग्राउंड, ग्राउंडेड होता है, और जो पोल के साथ लाइव पार्ट होता है, ये आपके पास पोल की कॉन्फ़िगरेशन होती है, और यहाँ पे आपके पास ये दो कंडक्टर्स रन कर रहे होते हैं। हेयर एट दिस पॉइंट ये आपके पास पोल होता है, और ये आपके पास एक इंसुलेटर होता है, ठीक है। तो आप इंसुलेटर के साथ कंडक्टर को रन करते हैं इसे। नाउ दिस इज ए कंडक्टिंग पाथ जो आपका फेज है, और ये जो है ग्राउंड है आपके पास, यहाँ पे ग्राउंड मौजूद होता है। पोल, अगर मैं ठहरे दोबारा इसको एक पूरे इसके साथ बनाता हूँ, ये आपके पास पोल है और ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे आप एक हम सिंपल सा जो है वो शेप में, इतनी ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है और माउस के साथ तो बिल्कुल ही, और ये आपके पास जो दूसरा है, ये आपके पास कंडक्टर ऐसे रन करता है। अब इसका फिजिकल लिंक, जहाँ पे मैं इसको डॉट बना रहा हूँ, फिजिकल कनेक्शन इसका यहाँ पे। अब ये आपके पास लाइव पार्ट है, और ये आपके पास जो पोल है रेड, ये लाइव पार्ट है। इंसुलेटर को मैं एक काम करता हूँ, इंसुलेटर को मैं ग्रीन कर देता हूँ, ताकि ये आपके पास जो है ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। तो इन दोनों का अब आपके साथ क्या क्या कनेक्शन बन सकता है। अब लेट्स सपोज वो मैंने एग्जांपल दी मेटालिक थ्रेड की, तो वो अगर आपके पास मेटालिक थ्रेड आ जाती है और वो टच करती है इस कंडक्टर को, एंड हेयर इट टचेज विद द पोल, तो ये आपके पास करंट का नॉर्मल ऑपरेशन क्या है, ये करंट का नॉर्मल ऑपरेशन थ्रू द कंडक्टर, और अब जो है इसको पाथ मिल गया, ये इस पोल के थ्रू ग्राउंड की तरफ फ्लो करेगा। ऑब्वियसली इट विल ऑफर सम रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस होगी इसकी, जिसको हम फॉल्ट रेजिस्टेंस आगे कहेंगे। तो ये आपके पास पावर फ्लो जो है वो अब एबनॉर्मल होगी। ये अनवांटेड है ये पाथ जो है वो वांटेड, ठीक है। बाकी आप चीजें पढ़ लें। अब इसमें फिर प्रोटेक्शन आती है। प्रोटेक्शन में क्या होता है कि हम इसमें क्या करते हैं कि जब हम देखते हैं, लेट्स सपोज इस कंडक्टर में हम कहते हैं कि दैट वाज, इसकी जो लोडिंग कंडीशन है नॉर्मल रेटेड वो 100 एम्पियर है, और हम कहते हैं कि अगर इस पे 120 एम्पियर करंट फ्लो करे, और वो करंट जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो करे ग्रेटर देन, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 4 मिली सेकेंड, तो ये जो है ये नंबर 1 इज नॉर्मल ऑपरेशन, ये चलता रहेगा, और नंबर 2 इज एबनॉर्मल ऑपरेशन, दैट विल बी एन अलार्मिंग, और दैट विल बी एन ए फॉल्ट। ऑब्वियसली 120 एम्पियर फॉर 0.1 मिली सेकेंड, वो कोई भी इम्पल्स के साथ वो उसको इग्नोर करेगा, लेकिन अगर ये 4 मिली सेकेंड या उससे ज्यादा टाइम के लिए सस्टेन करता है, देन द रिले विल नोट इट, और रिले के थ्रू जो है वो अपने ब्रेकर को जो है वो इंस्ट्रक्ट करेगा ओपन हो जाए, ठीक है। तो वो ओपनिंग और क्लोजिंग और ब्रेकर है। अगर तो ये हुआ कि ये फॉल्ट जो है वो एक, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एक डोर की वजह से ही आया, और डोर ने टच किया और 2 सेकेंड 3 सेकेंड बाद वो रिमूव होगी, तो वी विल अगेन रीट्राई ब्रेकर कि हम उसको क्लोज करें। अगर वो क्लोज हो जाता है तो देन वी अगेन इन नॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है। नॉर्मल ऑपरेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा।
अगर वो ब्रेकर सेकंड ट्राई में, फर्स्ट ट्राई में दोबारा जो है वो ओपन रहता है, तो देन इट विल बी एन एबनॉर्मल ऑपरेशन, ये होगा आपके पास एबनॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है। तो स्टिल फॉल्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो परमानेंट फॉल्ट हो सकता है, तो वो आपके पास जो है वो दोबारा आप लाइन का या आगे जो भी जिस पाथ में आपको वो आप कंडीशंस होती है विजिट करते हैं, और देन देयर यू सी द फॉल्टेड पॉइंट, और उसमें आपको उसको क्लियर फिजिकली क्लियर करते हैं ऑन स्पॉट। तो नॉर्मली मैंने एग्जांपल दी आपको ये मिली सेकेंड्स की, तो नॉर्मल ऑपरेशन में हम साइकिल्स देखते हैं कि एज यू नो दैट साइनोसाइडल हैज ए 50 हर्ट्ज साइनोसाइडल हैज 50 साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। तो हम साइकिल्स नोट करते हैं, नॉर्मली आपका रिले 4 साइकिल, 5 साइकिल, 20 साइकिल, 30 साइकिल, उसी हिसाब से ये सारी जो रिले की सेटिंग्स होती हैं वो उसी हिसाब से जो है वो मौजूद होती हैं, और उसमें जो है वो ऑपरेशन में उसी हिसाब से जो करस्पॉन्डिंग ओपनिंग क्लोजिंग ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है। परमानेंट फॉल्ट जो है वो जहाँ पे रिक्लोयर नहीं होता, क्लोयर और रिक्लोयर ये लफ्ज़ हैं क्लोज होने के साथ, तो जो परमानेंट फॉल्ट्स हैं उनमें जहाँ पे ब्रेकर रिक्लोज नहीं होता, तो उसमें क्या रीजंस हो सकते हैं। लाइन बीइंग ऑन द ग्राउंड, आपका कंडक्टर ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। इंसुलेटर स्ट्रिंग, नॉर्मली इंसुलेटर स्ट्रिंग जो है वो ब्रेक हो गई है, और आपका जो कंडक्टर है वो दैट इज टच दैट हैज बीन that has made a contact with the pole, तो वो परमानेंट हो सकता है। और आपका टावर जो है वो फेल हो गया है, वहाँ पे ट्रक टकरा गया है, कोई ऐसी चीज़, कोई हैवी इक्विपमेंट टकरा गया उससे, और आपके जो सर्ज अरेस्टर हैं उसमें वो फेलियर्स उसमें कंटिन्यूस आ गए हैं, वो भी आप उसके साथ कनेक्टेड हो गया। तो 70 to 80% फॉल्ट आर सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, अभी मैं आपको सारे बताऊंगा। ये क्या क्या हो सकते हैं कि फ्लैश ओवर ऑफ वन लाइन टू द टावर एंड ग्राउंड, डिफरेंस ऑफ करंट करेंगे बिफोर एंड आफ्टर द फॉल्ट, और डिफरेंस ऑफ करंट एंड बिफोर आफ्टर द ब्रेकिंग ब्रेकर ओपनिंग, कि करंट लेट्स सपोज ब्रेकर ओपन होता है तो दैट मीन्स कि करंट को जीरो की तरफ जाना चाहिए, और ब्रेकर क्लोज होता है तो नॉर्मल ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। अगर वो नॉर्मल करंट फ्लो कर रहा है दैट मीन्स फॉल्ट इज परमानेंट, और then our goal is to analyze and determine the magnitude of the current present during the fault। तो ये फॉल्ट के आप देख लें, आपके घरों में नॉर्मल आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आपकी वायर्स जो हैं वो कंडक्टर्स जो हैं वो बर्न होते हैं, आपके सॉकेट्स बर्न होते हैं। आप छोटे सॉकेट में जो हैवी इक्विपमेंट का सॉकेट लगा के उसको ऑपरेट करने की कोशिश करें, तो मोबाइल चार्जर जहाँ पे लगाते हैं वो कभी भी डैमेज नहीं होता, लेकिन वहीं पे आप कंटिन्यूसली जो है वो 4 हार्स पावर 5 हार्स पावर की मोटर लगाएं तो वो कुछ अरसे बाद जो है वो आपका वो जो है वो बर्न आउट हो जाता है। दैट इज ड्यू टू द करंट, क्योंकि नॉर्मल ऑपरेशन जब करंट फ्लो करता है दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस आपका जो है वो हीट डिसिपेट होती है, हीट प्रोड्यूस करता है, तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, टेम्परेचर राइज करके बर्निंग की तरफ जा सकता है। तो इसीलिए हम नॉर्मल ऑपरेशन में जो अब आपका फॉल्टेड पोर्शन होता है दैट इज आइसोलेटेड विद द ब्रेकर, सो दैट other parts of the other parts of the network or system power system remains unaffected by the faults। तो आप जो है एप्टाबाद में फॉल्ट आया है तो यहाँ का ब्रेकर कॉम सेट का ऑफ कर देंगे, बाकी एप्टाबाद जो है वो नॉर्मल ऑपरेशन करता रहेगा जब तक हम इस फॉल्ट को क्लियर नहीं करते, इसका ब्रेकर जो है वो ऑफ रहेगा। जो नॉर्मल सर्किट ब्रेकर्स होते हैं दैट डिपेंड्स कि उनकी आप सिलेक्शन कैसे करते हैं। करंट फ्लोइंग इमीडिएटली आफ्टर द फॉल्ट, करंट विच ब्रेकर मस्ट इंटरप्ट, और कैलकुलेशन ऑफ द फॉल्ट करंट फॉर रिले सेटिंग टू कंट्रोल सर्किट ब्रेकर। ये नॉर्मल उसके पैरामीटर्स होते हैं जिनकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि सर्किट ब्रेकर यहाँ पे कौन सा यूज होगा। There are two broad categories that we are going to divide faults: symmetrical faults and unsymmetrical faults। इन नॉर्मल ऑपरेशन अप टिल नाउ जो हमने लोड फ्लो एनालिसिस किया था
दैट वाज द एनालिसिस ड्यूरिंग द स्टडी स्टेट ऑपरेशन, नॉर्मल ऑपरेशन में होता है। ये आज जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज अनदर एनालिसिस, नंबर 2 एनालिसिस है, दैट इज फॉल्ट एनालिसिस। इसमें हम एबनॉर्मल ऑपरेशन को जो है वो एनालाइज करते हैं। तो अभी तक हमने जो नॉर्मल ऑपरेशन पढ़ा है, वी एज्यूम दैट आवर सिस्टम इज बैलेंस्ड। ये ज़हन में रखें शुरू से। शुरू में हमने ये कहा था कि वी आर एज्यूमिंग ए बैलेंस 3 फेज पावर सिस्टम, जिसको हम पर फेज एनालिसिस में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, सो दैट ऑल द phases are solved on per phase basis. The difference is only the phase difference. आप एक फेज ए को लेट्स सपोज हम सॉल्व करते हैं तो उसमें करंट आता है 10 एम्पेयर, तो आई नो दैट द 10 एम्पेयर एंगल -120 इन फेज बी एंड 10 एम्पेयर इन -240 इन फेज सी। ये मैं बगैर कैलकुलेशन के, ये दो जो हैं ये मैं बगैर कैलकुलेशन के आपको वो बता रहा हूँ, जबकि ये जो 10 है एंगल 0 के साथ, दैट इज विद द कैलकुलेशन। तो बैलेंस सिस्टम हम एज्यूम कर रहे हैं। तो फॉल्ट की कंडीशंस क्या हैं, जो अगर आपका फॉल्ट जो है उसके बाद भी सिस्टम स्टिल रिमेन्स द बैलेंस, तो देन वी कॉल इट सिमेट्रिकल फॉल्ट, अदरवाइज अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट में सिस्टम जो है वो बैलेंस रहता है, और ये नॉर्मली जो है वो अकर नहीं होते, रेयर हैं ये, और इनका एनालिसिस जो है वो आसान होता है। इनको हम बैलेंस फॉल्ट्स भी कहते हैं, और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को हम अनबैलेंस फॉल्ट्स जो हैं वो कहते हैं। तो आपका जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है उसमें सिस्टम बैलेंस नहीं रहता, वो नॉर्मली आपके पावर सिस्टम में हैपनिंग जो है दैट इज मोर फ्रीक्वेंट ऑफ द अनबैलेंस फॉल्ट्स या अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, और their analysis little bit difficult as compared to the symmetrical fault. So most common types of faults are ये आपके पास टाइप्स हैं मुख्तलिफ। ये आप नंबर ए, दैट इज सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। दैट मीन्स कि आपकी लाइन जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होगी। अब यहाँ पे मैंने आपको एक ही एग्जांपल दी है जिसमें आरएफ मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो इसमें से हर एक जो है वो सम आरएफ के साथ हो सकता है। ये बाज़ औक़ात आरएफ हो भी सकता है और फॉल्ट रेजिस्टेंस 0 भी हो सकती है, कि आपके पास जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो कंडक्टर जो है वो दैट हैज 0 रेजिस्टेंस काजिंग द फॉल्ट। वो जो कंडक्टर लेट्स सपोज थ्रेड है, जो आपकी ये जो काइट पतंग वाला जो मेटालिक थ्रेड है, उसके अगर हम कहें रेजिस्टेंस 0 है, अगर उसने इस ग्राउंड को टच किया थ्रू कंडक्टर, तो इसकी रेजिस्टेंस 0 भी हो सकती है और कोई वैल्यू भी हो सकती है। ये आपके पास डबल लाइन फॉल्ट है, लाइन टू लाइन फॉल्ट जिसको कहते हैं, और ये आपके पास एक लाइन जो है वो दूसरे लाइन के साथ जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाती है, दैट इज लाइन टू लाइन फॉल्ट। ये भी आपके पास डबल लाइन फॉल्ट है, और इसमें डबल लाइन टू ग्राउंड हो जाता है सिस्टम, और उसमें आप कहते हैं डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, ये अनबैलेंस फॉल्ट हैं तीनों, क्योंकि देखें अगर इसमें लेट्स सपोज नॉर्मल ऑपरेशन में हर एक में 5 एम्पेयर करंट वाज फ्लोइंग इन ईच कंडक्टर, और आफ्टर द फॉल्ट जो आपका ये फेज है, इसमें आप कंडक्टर में करंट का पाथ ये होगा, और यहाँ पे आपका करंट जरूरी नहीं है कि 5 एम्पेयर रहे, तो दैट विल काज इट अनबैलेंस सिस्टम। इसी तरह यहाँ पे शॉर्ट में ये करंट इन दो से डिफरेंट हो जाएगा, तो दैट विल काज एन अनबैलेंस फॉल्ट। ये दो डिफरेंट हो जाएंगे फ्रॉम दिस वन, दैट विल काज एन अनबैलेंस। तो ये आपके अनबैलेंस फॉल्ट्स हैं तीनों। जो 3 फेज फॉल्ट्स हैं उसमें 2 टाइप्स हैं, कि 3 फेज शॉर्ट सर्किट हो जाए तीनों कंडक्टर्स आपस में, स्टिल जो है वो आप देखते हैं कि तीनों के साथ सिमिलर हैपनिंग है, दैट विल काज द बैलेंस कंडीशन, और आपका सिस्टम बैलेंस रहेगा। सिमिलरली विद दिस अनदर बैलेंस फॉल्ट, 3 फेज सिस्टम, 3 कंडक्टर्स टू द ग्राउंड, और ये आपका जो है 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट हो जाएगा। और इसी तरह ये जो मैंने एग्जांपल दिया आपका, कि कोई भी थ्रू एनी रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस आरएफ की कोई भी वैल्यू हो सकती है फ्रॉम 0 टू एनी वैल्यू, वो आपके पास होती है। नॉर्मल कंडीशन में आरएफ इज इक्वल टू इन्फिनिटी, कोई फॉल्ट नहीं है जब, तो दैट इज आरएफ इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसके बाद एक और फॉल्ट होता है कि आपका कंडक्टर जो है दरमियान में से ब्रेक हो गया है, दैट इज कॉल्ड
सीरीज फॉल्ट। ये जो सारे फॉल्ट्स हैं दैट आर शंट फॉल्ट्स। ये और ये जो है मैंने आपको बताया कि ये आपका कंडक्टर जो है ये ओपन हो जाता है तो दैट काजेज एन इंटरप्शन ऑफ करंट, तो वो आपके पास सिस्टम जो है वो भी अनबैलेंस हो जाता है। इसमें करंट जीरो हो जाएगा और इसमें करंट जो है वो फ्लो करता रहेगा। ये सीरीज फॉल्ट कहलाता है। Fast study includes determination of the maximum and minimum three-phase short circuit current, unsymmetrical fault currents, or ratings of the required circuit breaker, investigation scheme of protective relaying, और determination of voltage levels at the strategic point during the fault। अब आप जो है वो फॉल्ट जब आपके पास आ जाता है तो आप ये देखते हैं कि आपके पास किस किस पॉइंट पे क्या क्या वोल्टेज हो सकती है। नॉर्मल आपने देखा भी होगा, आपका एक फेज ट्रिप हो जाता है ट्रांसफार्मर पे तो कुछ घरों में वोल्टेज जो है वो ज़ीरो हो जाती है और सम विल हैव अराउंड अबाउट 140 120 इस तरह की वोल्टेज जो है वो चली जाती है। वो हमने सारे एनालिसिस करने। ओके, लाइटनिंग स्ट्राइक्स जो है वो आयनाइज पाथ बनाता है, माइट हैव 25,000 एपीएस करंट तक, और जो उसका राइज टाइम होता है ये एक इम्पल्स टाइप का होता है 10 माइक्रो सेकेंड और 200 माइक्रो सेकेंड में डिसिपेट होता है ये टाइम जो है। और ये टाइम ये राइज टाइम है और डिसिपेशन टाइम है। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा सा आपने स्टडी करना है।